हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कुमार आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इतिहास के अंतर्गत बात कर रहे थे पार्ट 2 में समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसमें हम लोग पार्ट 3 तक काम कर चुके हैं। आज पार्ट 4 के तहत बताएंगे आपको रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति के बारे में आपको उसके कारण बताए थे पार्ट 3 में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप बगल में दिखाई दे रहे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। आइए हम लोग बात करते हैं। जब रूस में क्रांति के मार्ग को अपनाया गया वहां की जनता के द्वारा, जब वहां की जनता अंततः क्रांति की ओर चल पड़ा तो दो क्रांतियां हुई। कहां में? रूस में। एक क्रांति हुआ था 9 जनवरी 1905 में, दूसरा क्रांति हुआ था 25 अक्टूबर 1917 में। तो आप कहिएगा सर यह क्या है, तो आप याद करिए, मैंने बताया था आपको क्लास पार्ट 3 में ही, पिछले क्लास में, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। याद होगा आपको जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे होता है, पता आपको होना चाहिए। यानी यह जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 और 22 जनवरी 1905 के इसके अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है ना। 9 जनवरी 1905 जूलियन कैलेंडर के अनुसार और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। आप जोड़िए ना, 13 9 22 आ रहा है ना, 22 जनवरी 1905। दूसरा क्रांति हुआ था 25 अक्टूबर 1917। आप इसमें 13 जोड़िएगा तो आएगा 7 नवंबर 1917। जूलियन कैलेंडर का कितना? 25 अक्टूबर 1917 और ग्रेगोरियन के अनुसार 7 नवंबर 1917। पहला क्रांति 9 जनवरी 1905 में जो हुआ था, यह क्रांति वहां की रूसी जनता ने किया। किसके विरुद्ध? जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध। जब वहां के लोगों ने जार निकोलस द्वितीय प्रति क्रांति को अपनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। किसे? जार निकोलस द्वितीय को। जैसा चला आ रहा था वैसा शासन चलता रहा, यानी रोमनो राजवंश का शासन चलता रहा। याद रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय जो था वह रोमनो राजवंश का शासक था। रोमनो राजवंश का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय था यह शासक आपका। पहला क्रांति हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। किसे नहीं पड़ा? जार निकोलस द्वितीय को। यानी पुनः शासन जो चला आ रहा था वैसा ही चलता रहा। फिर क्या हुआ? 25 अक्टूबर 1917 में क्रांति वहां उत्पन्न हुई। नवंबर 1917 में वहां तो पुनः क्रांति किया। तो नवंबर 1917 की शुरुआत में ही क्रांति हुआ, फरवरी की क्रांति। कौन क्रांति? फरवरी की क्रांति हुआ। और इस क्रांति के तहत रोमनो राजवंश का शासन क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी जार निकोलस द्वितीय क्या होता है? हार जाता है। अब जार निकोलस द्वितीय हार जाता है तो वह बेचारे 12 मार्च 1917 को अपना गद्दी क्या कर देता है? त्याग देता है। जब गद्दी यह त्यागता है तो वहां पे रूस में मेंशेविक दल के नेता, मैंने बताया था आपको, याद करिए क्लास 3 में, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? प्लेखानोव ने किया था। और उस पार्टी में फूट पड़ा था, दो भाग बटा था वह। कौन-सी? बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल में बटा था। तो यहां पे सरकार का किसका बन जाता है? मेंशेविक दल का। किसका बनता है? मेंशेविक दल, जिसका नेता कौन था? केरेंस्की था। कौन था? केरेंस्की। यानी जार निकोलस द्वितीय जब गद्दी त्याग दिया तो वहां पर किसका अधिपत्य हो गया जी? केरेंस्की का। किसका हुआ? केरेंस्की का। केरेंस्की रूसी जनता पर अपना शासन करने लगा। यह जब शासन करने लगा तो यह उतना योग्य शासक नहीं बन पाया अपने जनता के नजर में। यह उतना बेहतर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यह अयोग्य शासक था, बेहतर काम कर पाया नहीं कर पा रहा था बेचारे। इसलिए केरेंस्की को हराने के लिए दूसरा क्रांति हुआ। इसे हटाने के लिए सरकार से दूसरा क्रांति हुआ। कौन क्रांति? बोल्शेविक क्रांति। कब यह क्रांति हुआ था? अक्टूबर क्रांति से कहा जाता है।
बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुआ। नवंबर 1917 की शुरुआत में फरवरी क्रांति हुआ, जिस क्रांति के तहत रोमनो राजवंश का क्या हुआ, अंत हुआ। यानी जार निको द्वितीय को गद्दी त्यागना पड़ा, कब 12/5/1917 को त्यागना पड़ा। और शासन किसका अधीन हो गया था, केरेंस्की का। केरेंस्की अयोग्य हुआ था, जनता को उतना संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति किया अपनी अध्यक्षता में, यानी अक्टूबर क्रांति किया। तो आइए हम चलते हैं बोल्शेविक क्रांति की ओर, ध्यान दीजिएगा। बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने ये बताया आपको कि जब केरेंस्की का सरकार बना रूस में, तो यह आयोग शासक हुआ, इससे जनता संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसे हटाने के लिए लेनिन की अध्यक्षता में क्या हुई, क्रांति हुआ, जिससे क्या कहते हैं वो लोग, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। यह क्रांति के तहत कब हुआ था, 7 नवंबर 1917 में, और जूलियट कैलेंडर अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में बोल्शेविकों द्वारा, यानी बोल्शेविक दल के नेता कौन था, लेनिन था ना, तो बोल्शेविकों द्वारा जितना भी सरकारी भवन था उस पर कब्जा कर लिया गया। टेलीफोन केंद्र, कचहरी, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, सभी पर अधिकार कर लिया। कौन, लेनिन ने अधिकार कर लिया। जब लेनिन अधिकार कर लिया तो बेचारे केरेंस्की का रूस छोड़ क्या भागना पड़ा। जब रूस छोड़ केरेंस्की भाग गया तो वहां पर सरकार किसका बन गया जी, लेनिन का बन गया। किसका, लेनिन बन गया। इस तरह से रूस पर किसका अधिपत्य हुआ, लेनिन का हुआ। तो आइए हम चलते हैं लेनिन के जीवन परिचय में। आखिर लेनिन ने क्या किया किए थे रूस में, और कौन सा द्वितीय बनाया था यह, आइए सीखते हैं लेनिन की ओर। लेनिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका बचपन के नाम व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था। व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था इनका बचपन का नाम। और इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 में सिम्बिर्स्क नामक स्थान पर रूस में हुआ था। कब हुआ था, 22 अप्रैल 1870 में सिम्बिर्स्क नामक स्थान पर। और इनका मृत्यु हुआ था 21 जनवरी 1924 में। पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में। आपको ऑप्शन देता है 1924 कहिएगा, या आपको स्मॉल लेटर कहेगा तो 21 जनवरी 1924 में इसका मृत्यु हुआ था। किनका, लेनिन के बारे में। लेनिन का, लेनिन साहब जब रूस में आए थे तो यह बेचारे लोगों में संदेश दिए कि रूस की क्रांति पूरी नहीं हुई है। जब केरेंस्की सरकार वहां गठन किया था तो वहां के लोग किससे असंतुष्ट थे, केरेंस्की से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने एक नारा दिए थे। उन्होंने क्या कहे थे, सुनो अभी क्रांति पूरा नहीं हुआ है, हमें क्रांति करना चाहिए, हमें केरेंस्की को यहां से हटाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक क्रांति की, जिस क्रांति का नाम था क्या, बोल्शेविक क्रांति। जब बोल्शेविक क्रांति हुआ था तो उस बोल्शेविक क्रांति के तहत केरेंस्की रूस छोड़कर क्या हो गया था, भाग गया था। जब केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया तो वहां पर किसका अधिपत्य हुआ, लेनिन का हुआ। ये मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को देख लें ताकि वहां से आपको पता चल सके। जब केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया वहां से तो सरकार बनाया लेनिन साहब ने वहां, तो इन्होंने एक कार्यक्रम स्पष्ट किए कि किस तरह से काम करना चाहिए। उस कार्यक्रम स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक नियम तैयार किए, एक कानून तैयार किए जिसका नाम रखें अप्रैल थीसिस। क्या नाम है, अप्रैल थीसिस नाम रखें। याद रखिएगा, मैं मतलब लिख दूंगा, आपको सब नोट करूंगा। आपको पहले कहानी समझिए मेरी बात को। अप्रैल थीसिस नामक एक पत्रिका स्थापना की है, इसकी स्टार्ट की इसको, और इसके तहत उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को स्पष्ट किया और उन्होंने नारा दी भूमि, शांति और रोटी। यानी उन्होंने ये 3 कार्यक्रम को लेकर रूस में अपना शासन स्थापित करने का सोचे, भूमि, शांति और रोटी को लेकर। यानी भूमि दो, शांति स्थापित करो और रोटी दो, ऐसा सोचकर लेनिन साहब ने रूस में अपना वर्चस्व बढ़ानी शुरू कर दी। क्योंकि पहली बार बोल्शेविक क्रांति के तहत सत्ता जो था वो किसके हाथों में आया था, सर्वहारा वर्ग के हाथों में आया था, पहली बार आया था। तब कहिए सर सर्वहारा वर्ग क्या है। सर्वहारा वर्ग वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, गरीब, मजदूर, आम लोग शामिल होता है, वैसे वर्ग को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आपसे पूछ दे रही में कि सर्वहारा वर्ग क्या है, लिखिएगा कि समाज का वैसा वर्ग
जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? सरबराह वर्ग कहते हैं। ये सब नोट करेंगे हम, पहले सुनिए मेरी बात को। जब सरबराह वर्ग के हाथों में शासन आया था, यानी लेनिन के हाथों में शासन आया था, तो वहां पे अध्यक्षता करना स्टार्ट कर दिया। जब अध्यक्षता स्टार्ट कर दिए वहां पे, तो अपना एक विदेश मंत्री बनाया। किसको? ट्रॉट्स्की। किसको बनाया? ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री बनाया अपना, और दोनों ने मिलकर शासन चलाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये क्या किए, जब शासन बन गया, शासन स्थापित हो गया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किए? जर्मनी के साथ संधि किए 1938 में। याद रखिएगा 1938 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, याद रखिएगा जी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि आपसे पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था? यह संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। जब रूस और जर्मनी के बीच यह संधि हुआ, तो इस संधि के तहत 1/4 भाग पर जर्मनी का अधिकार हो गया। जब अधिकार हो गया तो यह प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए। उससे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। लेनिन साहब प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए, रूस बाहर हो गया। जब रूस बाहर हो गया तो इस पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस हमला बोल दिया। जब हमला बोल दिया तो इनका सोच था कि हम लोग आंतरिक कलह को स्थापित करें, आंतरिक कलह को निपटाएं। जब हमारे देश में आंतरिक कलह हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन यहाँ विदेशी जब हमला होता है तो लेनिन साहब की होश उड़ जाता है। लेनिन साहब होश उड़ जाता है तो वो क्या करते हैं? विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की के साथ वार्ता करके, बातचीत करके साहस पूर्वक दोनों लोहा लेता है। किससे? विदेशी राष्ट्रों से। और सफल हो जाते हैं विदेशी राष्ट्रों को दबाने में। इसी संदर्भ में लाल सेना गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। ट्रॉट्स्की साहब ने लाल सेना का गठन कर विदेशी हमलों को क्या किया था? नष्ट कर दिया था। जिसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी राष्ट्र जो भी हमला करे उसको क्या करना है? समाप्त करना है। लाल सेना का गठन किया था किसने? ट्रॉट्स्की ने। जब विदेशी हमला को नष्ट कर दिया गया तो यह पुनः उत्पन्न हो गया, आंतरिक कलह उत्पन्न हो गया रूस में। रूसी जनता में असंतुष्ट की भावना उत्पन्न हुई। जब रूस में असंतुष्ट की भावना उत्पन्न हुई तो वहां के लोगों को समझाने हेतु, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने हेतु चेका नामक एक गुप्त पुलिस का संगठन बनाया। क्या बनाया? चेका नामक एक गुप्त पुलिस का संगठन बनाया कि जो भी हमारे देश में आंतरिक कलह उत्पन्न कर रहा है उसे छापा मार के पकड़कर उसे क्या करें? उसे दबा दें। ऐसा स्टार्ट करवा दिया। कौन? लेनिन साहब। तो यह था आपका जीवन परिचय में। आइए इसको लिख लेते हैं। जितना भी सीखे मैंने, जितना मैंने बोला आपको मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको भी आसानी हो जाए और कहानी फिर आगे बढ़ेंगे कि जब कब क्या हुआ, लेनिन साहब ने आगे क्या किया। आइए पहले लिख देते हैं आपको। इसे आप नोट कर लें। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको। बचपन का नाम व्लादिमीर इलिच उलियानोव। जन्म 22 अप्रैल 1870 में सिबिर नामक स्थान पर रूस में। मृत्यु का 21 जनवरी 1924 में। और उन्होंने एक अप्रैल थीसिस नामक तैयार किए थे कार्यक्रम। इसी में क्या क्या करना है उन्होंने अपना पेश किए थे। कौन? लेनिन साहब। और उन्होंने नारा दिए थे भूमि, शांति और रोटी का। पूछेगा कि भूमि, शांति और रोटी किसने नारा दिया था? लेनिन ने दिया था। और इन्होंने जब नारा देकर अपना वहां सत्ता स्थापित किए तो शासन की बागडोर किसके हाथ में आया था? सरबराह वर्ग के हाथों में। शासन की बागडोर जब सरबराह वर्ग के हाथों में आया, आप कहिए कि सर सरबराह वर्ग क्या है? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? सरबराह वर्ग। जैसे कि किसान, आप कहिए शिक्षक, वकील, ये सब किस वर्ग में आते हैं? सरबराह वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में? सरबराह वर्ग में। तो यह था आपका सरबराह वर्ग के बारे में। अब आगे चलते हैं और आगे बताए थे आपको हम ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के बारे में। ध्यान दीजिएगा। सत्ता पर जब कब्जा इनका हुआ तो वहां का अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बन के किसको अपना विदेश मंत्री बनाया? ट्रॉट्स्की को। याद रखिएगा विदेश मंत्री किसको बनाया था? लेनिन ने ट्रॉट्स्की को बनाया था। विदेश मंत्री बनाया ट्रॉट्स्की को। उसके बाद क्या किए? सर्वप्रथम यह रूस और जर्मनी के बीच एक संधि की, जिस संधि का नाम था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ। कब हुआ था आपका? यह संधि हुआ था 1938 में। याद रखिएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि का हुआ था 1938 में हुआ था। किसके बीच? रूस एवं जर्मनी के बीच हुआ था।
संधि हुआ तो संधि होता था, पता होना चाहिए कि जर्मनी कितने अधिकार कर लिया था, 1/4 भूमि पर अधिकार कर लिया था। कौन? जर्मनी। इससे रूस क्या हो गया था? प्रथम विश्व से बाहर हो गया था। आगे मैंने बताया भी। उसके बाद जब विदेशी राष्ट्र अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जब हस्तक्षेप करने की नीति को लेके आया तो उसे समाप्त कर दिया। कौन? लेनिन साहब और ट्रोट्स्की साहब ने मिलकर। इसी संदर्भ विदेशी राष्ट्र को हस्तक्षेप की नीति को समाप्त करने के लिए ही लाल सेना का गठन किया गया, जिसको किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। जब विदेशी राष्ट्र के हमले को नाकाम कर दिया, हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया, तो आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हुआ। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन का स्थापना किया गया, जिसके तहत आंतरिक विद्रोह को दबा दिया गया। तो आइए, जब आंतरिक विद्रोह दबा दिया गया तो सब इस तरह से विदेशी हमला, विदेशी विद्रोह और आंतरिक विद्रोह, दोनों तरफ के विद्रोह क्या कर दिया? दबा दिया। और इस तरह से रूस में लेनिन के सबसे शक्तिशाली केंद्र बनाया और 1918 में विश्व का सबसे पहला ऐसा देश बना जहां पे समाजवादी शासन स्थापित हुआ और अपना नया संविधान बनाया। किसने? लेनिन ने बनाया। तो आइए चलते आगे इसके बारे में ध्यान दीजिए। इससे पहले नोट करें आप 1918 में विश्व का पहला देश रूसी बना जहां पे समाजवादी शासन स्थापित किया गया। और रूस में समाजवादी शासन स्थापित करके लेनिन ने एक संविधान बनाया। क्या बनाया? नया संविधान बनाया। और नया संविधान के तहत रूस को नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह, यानी यूएसएसआर नाम रख दिया। किसको? यूएसएसआर नाम से रखा गया रूस को। किसके तहत? लेनिन के तहत। जब और क्या किया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले उस व्यक्तियों को, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो सभी क्या करेंगे? अपना वोट देंगे, यानी मत का अधिकार दिया। किसने? लेनिन साहब ने। और क्या किए कि उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किए। जो जो उद्योग चल रहा है वो उस पर किसका नियंत्रण रहेगा? मजदूर का रहेगा। माने वर्चस्व किसका होगा? मजदूरों का। क्यों? क्योंकि अब किस वर्ग का शासन चल रहा है जी? सरबराह वर्ग का शासन चल रहा है। तो सरबराह वर्ग में किसको देखरेख किया जाएगा? गरीब को, किसान को, मजदूर को, आम लोग को देखा जाएगा ना। तो इसलिए उद्योगों पर किसका नियंत्रण रहेगा? मजदूरों का रहेगा। उसके बाद क्या किए कि बड़े बड़े उद्योग पर जल परिवहन, बैंक, रेलवे सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी सब क्या कर दिया? देश का पूंजी बना दिया, देश का संपत्ति घोषित कर दिया। किन? लेनिन साहब। किसने किए? लेनिन साहब ने ऐसे रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सभी को देश का संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि यह जो थे बोल्शेविक दल को नाम बदलकर साम्यवादी दल रख देते हैं। आपको पता होगा ये लेनिन जो था वो बोल्शेविक दल का नेता था। तो अपना बोल्शेविक जब नाम परिवर्तित करते करते इन्होंने बोल्शेविक दल को ही नाम चेंज कर दिए, नाम दिए क्या? साम्यवादी दल। क्या नाम दिए? साम्यवादी दल नाम रखकर क्या किए कि लाल झंडा पर हसुआ और हथौड़े का एक चिन्ह बनाए। लाल झंडा पर हसुआ और हथौड़े का चिन्ह बनाए और वही जो था वो साम्यवादी क्या बनाया? उसने प्रतीक बनाया। यानी साम्यवाद का प्रतीक क्या है? लाल झंडा पे हसुआ और हथौड़ा। लाल झंडा पर हसुआ और हथौड़ा का प्रतीक बनाया। किसने? लेनिन साहब ने बनाया। तो आइए उसको भी नोट करते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा, पहले से आप नोट कर लें, इसका श्रेष्ठ ले लें और इस तरह से कहानी की तरफ पढ़ते रहिए। जब तक इतिहास में कहानी नहीं होगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसलिए कहानी का नाम ध्यान से सुनते रहिए और मजा लेते रहिए। घर पे एकदम मजे से पढ़िए, आपको एहसास नहीं होगा कि हम घर पे हैं क्लास में। एकदम मजे लीजिए, मत टेंशन लीजिए। बोल्शेविक दल के नाम को चेंज करके आना दिया नाम साम्यवादी दल का, और इसका एक प्रतीक बनाया हसुआ एवं हथौड़े का लाल रंग के झंडे पर। इन चिन्ह से रखा गया कि हसुआ एवं हथौड़ा रहेगा तो साम्यवाद क्या होगा? प्रतीक होगा। और ऐसा जब किए तो उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई भूमि पुनर्वितरण को लेकर, यानी भूमि को बंटवारा को लेकर, यानी भूमि कैसे दिया जाए, कैसे बांटा जाए किसानों के बीच। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने एक आदेश दे दिया। क्या? कि जिस बड़े बड़े भूस्वामी है, मालिक है भूमि का, उसका जो खेत है, उसका जो जमीन है, वह छोटे छोटे किसानों में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। जब ऐसा किया गया तो चारों तरफ इसके आलोचना होने लगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े भूस्वामी की संख्या ज्यादा थी और बोल्शेविक यानी इनका संख्या बहुत कम था। यानी लेनिन को चाहने वालों की संख्या कम था, जबकि बड़े बड़े भूस्वामी ज्यादा थे। जब ऐसा ज्यादा थे तो ऐसा हुआ
तो क्योंकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जबकि यह क्या कर दिए कि मजदूरों का नियंत्रण कर दिए, किसानों का नियंत्रण कर दिए कि नहीं, इसमें किसका अधिकार होगा, मजदूरों का अधिकार होगा। जब ऐसा आगे हुआ, बात बढ़ा आगे, तो फैक्ट्रियों में मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। यहाँ तक कि जो भी किसान अनाज उत्पन्न करते थे उस पर वसूली तेज कर दिया। किसने? लेनिन साहब ने। क्यों कर दिया? ताकि वैसे बड़े बड़े भूस्वामी को पता ना चले कि हम किसके हित में हैं, छोटे छोटे किसानों के हित में। जब तेज प्रक्रिया उत्पन्न हुई तो रूस में एक जबरदस्त भयंकर उत्पन्न हुआ, एक बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। किसान गुस्सा में क्या करने लगे, अनाज जलाने लगे, भूखों मरने लगे। यहाँ तक विदेशी सहायता भी मिल रहा था, फिर भी ये भूखे मरने लगे। जब भूखे मरने लगे तो तब क्या किए लेनिन साहब ने कि अपना नीति को चेंज किया, अपना परिवर्तन किया। नीति को चेंज करते हुए 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति को लागू करते हैं। 1921 में क्या करते हैं? नई आर्थिक नीति को लागू करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे बातें हो जाता है। क्या कहा जाता है कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों पर खास कर दिया जाए, उसको किसी एक का अधिकार होगा। विभिन्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, स्तर पर बैंक खोला जाएगा। किसानों से अनाज लेने के बदले उस पर एक निश्चित टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बातें बोले नई आर्थिक नीति के अंतर्गत। तो आइए आपको चलते हैं नई आर्थिक नीति के अंदर चलेंगे, लेनिन के बारे में। नई आर्थिक नीति क्या है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। यह नीति 1921 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में लागू किया गया था। और इस नीति के तहत कहा गया था कि पहला बार कहा गया था कि किसानों से अनाज लेने के बदले एक निश्चित टैक्स लगाया जाए, यानी एक निश्चित कर लिया जाए, और बाकी जो बचा हुआ अनाज है उसको मनचाहा ढंग से इस्तेमाल करने दिया जाए, ताकि किसान को भी राहत मिले। दूसरा बात क्या कहा गया कि 20 से कम कर्मचारी जो उद्योग चला रहा है, वैसा उद्योग जहां पे 20 से कम व्यक्ति है, वैसे उद्योग को व्यक्तिगत अधिकार दिया जाए, उस पर किसी पर कोई टैक्स मत लिया जाए, ऐसा नियम रखा गया। तीसरा क्या कहा गया कि जमीन राज्य की है, परंतु व्यवहार में जमीन किसकी रहेगी? किसान की रहेगी। भला ही राज्य की जमीन है, सरकार का जमीन है, लेकिन उस पर अधिकार किसका अधिकार होगा? किसान की होगी। किसकी होगी? किसान की होगी। फिर क्या किया गया उसमें कि विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, ताकि जो भी किसान है अपना बचत अपना जमा कर सके, इसलिए विभिन्न स्तर पर बैंक को खोला गया। और अंततः लास्ट में कहा गया कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, यानी अपने नीति के तहत क्या है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर यहाँ आ सकता है और अपना उद्योग स्थापित कर सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। तो इस तरह से नई आर्थिक नीति, इस नीति की जहां तक की आलोचना भी की जाती है लेनिन की, लेकिन वे कहते हैं, वे जवाब देते हुए कहते हैं कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे चल जाना, यानी 2 कदम आगे रहने के बराबर है। 3 कदम आगे बढ़े और 1 कदम पीछे आए, फिर भी 2 कदम क्या है? आगे है, ऐसा कहते थे। कौन? लेनिन साहब। जब इनका मृत्यु हो जाता है 1924 ईस्वी में, तो वहां रूस में एक प्रश्न खड़ी हो पाता है, खड़े रहता है कि वहां का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बहुत सारे नेताओं के बीच घोर चलता है, प्रतिक्रिया चलता है, बहुत सारे नेताओं के बीच जैसे चलता है, तो उसमें विजय प्राप्त होता है स्टालिन का। किसका विजय प्राप्त होता है? स्टालिन का विजय प्राप्त होता है, याद रखिएगा। जब स्टालिन वहां का उत्तराधिकारी बनता है, तो सबसे पहले क्या करता है? 1930 ईस्वी में विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की को भगा देता है। कब आता है? 1930 ईस्वी में। और अपने मृत्यु उपरांत तक 1953 तक शासन करता है। या देखिए, यानी पूछे आपसे कि स्टालिन का मृत्यु कब हुआ था? 1953। तो इस तरह से आपका रूसी क्रांति में लेनिन का वर्चस्व था, बोल्शेविक क्रांति में। अब हम आपको अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव को लेकर। रूसी क्रांति के प्रभाव, परिणाम क्या निकला रूसी क्रांति, तो आपको मिलेंगे हम। फिलहाल तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, लाइक करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।